अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे और उन दोनों ने यहाँ पर ख़िताब भी किया। जो गुफ्तगू थी दोनों की, उसमें एक बड़ा हिस्सा इस हवाले से रहा कि हम आहंगी की बात की गई, उसमें एतदाल का प्रचार करने के हवाले से दरख्वास्त की गई उलमाए कराम से। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की उसमें एक सिविल अस्करी ताल्लुकात के हवाले से एक हिस्सा बहुत अहम था। उन्होंने वन पेज के हवाले से बात की और कुछ वन पेज की सूरत हाल को कुछ इन अल्फाज में बयान किया कि हुकूमत, आइनी इदारे और सिपा सालार यकजान दो कालिब की तरह यकसू हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि जितना ताउन आज हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान है, 40 साल के मुशाहिदे में पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने मजीद क्या कहा कि ऐसे ये जो ताउन है एतबार से आपको सुनवाते हैं, फिर मजीद बताएंगे कि कुछ माजी में प्राइम मिनिस्टर साहब वन पेज के हवाले से क्या राय रखते थे। और हमारे इदारे सिपाहसालार पूरी तरह यकसू हैं, यकजां दो कालिब की तरह। जितना ताउन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, इतना ताउन पहले कभी मैंने अपने इस सियासी कैरियर में उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। माजी में जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त पीटीआई भी वन पेज का बहुत प्रचार करती थी, बहुत ज़्यादा खुशी से बयान करती थी। उस वक्त शहबाज साहब क्या कहा करते थे, सुनिए। हमारे मुल्क में मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह पेश आ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब को इतने पुरजोर अंदाज में ये बार बार इस बात का इजहार करना कि आज एक मिसाली वन पेज है। ये उनका एतमाद है या एतमाद कायम करने की कोशिश है, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि सियासी हालात को देखते हुए हर तरह की चहमगोइयाँ आजकल हो रही हैं और बिलखुसूस उनकी अपनी जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से शिकवा नुमा पैगामात आजकल जारी किए जा रहे हैं, जिसमें आज मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ताकतवर हल्के आलमी कुव्वतों के दबाव में आकर इमरान खान को छोड़ने पर मजबूर हुए क्योंकि बाहर से पैसा लेना है, तो फिर या पैसा रख लें या मुल्क रख लें। और आप हमारे नाजरीन बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान जब ताकतवर हल्के कहते हैं तो उनका मुखातिब कौन होता है, और वही आज जावेद लतीफ़ साहब के मुखातिब थे। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कल जो एक बहस चल रही थी माफ़ी के हवाले से, खान साहब की मशरूत माफ़ी की बात, उस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और कहा कि माफ़ी गलती की होती है, मुजरिम की सज़ा होती है, अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। अब आपकी याद दहानी के लिए बता दें, डीजी ISPR ने अपने एक बयान में ये कहा था कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, और उसके बाद फिर जैसा मैंने पहले जिक्र किया इमरान खान की तरफ से भी इस किस्म के बयान आए और कल एक बयान मशरूत माफ़ी के हवाले से गर्दिश करता रहा। आज उस बयान की वजाहत आई है अडियाला से और ये कहा गया कि मीडिया पर तासुर गलत दिया गया। और खान साहब के हवाले से जो सहाफ़ी रिपोर्टिंग करते हैं अडियाला जेल से, वो ये बताते हैं कि उन्होंने अपने आज के बयान में कहा कि कोई मशरूत माफ़ी की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि ये बात तो मैं पहले से कहता आ रहा था कि CCTV वीडियोज़ इस हवाले से सामने लाई जाएं। तो हम ये बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये कितनी संजीदा बात है, माफ़ी की दोनों तरफ से बात होती रही तो इसको किस अंदाज में देखा जाए। इसके अलावा अदलिया से मुताल्लिक मामलात हैं जिसको आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी न सिर्फ जो कानून साजी इलेक्शन एक्ट के हवाले से हुई उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया गया है, बल्कि अदलिया के हवाले से भी बात की गई है। इसको हम मौजूद बहस बनाएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब, सीनियर कानून है, हमारे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। अजमल जामी साहब हमारे सीनियर कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सोलंकी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माफ़ी की जो एक तरफ से पेशकश भी होती है, फिर उसका जवाब भी आता है, फिर आज उसकी वजाहत खान साहब भी देते हैं, तो ये कितनी संजीदा बात है। आप केयर टेकर सेटअप में भी रहे जब खान साहब ये चैलेंज कर रहे हैं कि वो CCTV वीडियो और सबूत सामने रखे जाए 9 मई को जो हमारे साथ ताल्लुक़ साबित करते हैं, तो क्या वजह है कि इस किस्म के कोई सबूत सामने अभी तक नहीं रखे जा रहे जिसको वो भी माने कि हमारा ताल्लुक़ साबित हो रहा है। देखें, जो 9 मई के हवाले से जिन जिन लोगों पर इल्ज़ामात हैं और जिस जमात पर इल्ज़ामात हैं, जब तक वो इल्ज़ामात साबित ना हों तो हम मुहतात अंदाज से कम उनको मुल्ज़िम तो कह सकते हैं। और मुल्ज़िम जो है
वो जब तक केस ना चले तब तक जो प्रोसिक्यूशन है उससे कोई सबूत नहीं मांग सकता। ये सबूत जितने भी होते हैं वो अदालत के अंदर ही पेश होते हैं। तो खान साहब जो फरमाइश कर रहे हैं कि फलां चीज लाओ फलां चीज लाओ, तो वो न जज हैं, न ज्यूरी हैं, न प्रोसिक्यूशन है। अभी अगर उन पर कोई मुकदमा चलना है तो पाशा साहब बहुत सीनियर कानूनदान हैं, वो हमारी रहनुमाई करेंगे। जब मुकदमा चलेगा और जो प्रोसिक्यूशन है किसी चीज को एविडेंस के तौर पर शामिल करेगी, तो फिर जो दिफा के जो वकला हैं उनके साथ वो एविडेंस शेयर होगा और उस पर फिर जरा होगी। कम से कम मुझे तो इसका इल्म है। तो अडियाला में बैठकर सीसीटीवी मांगना न उनका हक है, न इसकी कोई कानून में गुंजाइश है। चले पाशा साहब, फिर आप इस पे कमेंट कीजिएगा और हमारी भी रहनुमाई कीजिएगा। ये मुतालबा कर सकते हैं वो कि ये सबूत सामने लाए जाएं। पॉलिटिकली भी इन बयानात को देखा जाता है कि जब इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जाता है, पीटीआई का अलबत्ता इस हवाले से बयानिया ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इंटायरली हमारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ मौक़ों पर यह भी कहा जाता है कि प्रोवोक हुए, लेकिन वो ये इकदाम नहीं कर रहे थे जिनको मनसूब किया जाता है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिलसिले को, जहाँ एक तरफ माफ़ी की बात की जाती है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है आप सबूत सामने रखें? देखिए, यहाँ दो मामलात हैं। एक मामला है कि बानी पीटीआई पे काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ का ट्रायल हो चुका है और कुछ की अपील्स जो हैं वो पेंडिंग है और बाकी कुछ ट्रायल हो रहे हैं। 9 मई के केसेस के हवाले से उनके खिलाफ जो ट्रायल्स हैं वो अभी तक पेंडिंग है, वो स्टार्ट नहीं हुए। उनमें बेल वगैरह इनकी शायद हो गई है 6-7 केसेस में। अब बात यह है कि जो उन केसेस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या एविडेंस कलेक्ट की कि जो वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच को देंगे, और जब ट्रायल होगा तो प्रोसिक्यूटर्स उन केसेस को ट्रायल के दौरान वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ज़बानी एविडेंस पेश करेंगे। कुछ इन केसेस में एक ऐसा काम हो रहा है जो कि इतने इम्पोर्टेंट केसेस में हमने आज तक नहीं देखा। मसलन आप मिसाल लें साइफर केस की। सोलंकी साहब जरा इस पे अप्रिशिएट फरमाइएगा कि ये काम आईओ का होता है कि उसने एविडेंस कलेक्ट करनी होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और साइफर केस में जो मेन एविडेंस थी वो साइफर था। साइफर तो बरामद ही नहीं हुआ इनसे। फिर उसकी ओरिजिनल जो है वो पड़ी हुई थी फॉरेन ऑफिस में, वहां से ना वो लिया गया, ना उसकी कॉपी ली गई और ना ही उसको चालान के साथ मुंसलिक किया गया। तो प्रोसिक्यूटर क्या करते, जब मेन मुद्दा ही गायब है तो आप किस तरह एक 10 साल या 14 साल की सजा सुनवाने जा रहे हैं। इसीलिए इसी बुनियाद पे उस केस में इनकी बरीयत हुई कि केस में इतने शैडोज थे और एविडेंस में इतनी कमी और कोताही थी कि वो प्रूव नहीं हो सका। केस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस था, पब्लिकली उन्होंने लहराया और उसके कंटेंट्स को पब्लिकली जो है वो बताया, अफशा किया, जो कि बतौर प्राइम मिनिस्टर्स जो उनका नहीं डोमेन बनता था कि वो कौमी राज को इस तरह करते जिस तरह के प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी बना के हम सबको बताया। अब इसी तरह यहाँ भी 9 मई की बात हो रही है जी। 9 मई की फुटेज साथ चलती है। अभी हो सकता है 9 मई की बात हम कर रहे हैं तो आपके प्रोग्राम में भी फुटेज चल रही हो, वहां पे तोड़ फोड़ भी देख रहे हैं, जलाओ गिरो भी देख रहे हैं। तो ये एविडेंस इन्होंने कब पेश करनी है? क्या आईओज ने ये एविडेंस कलेक्ट कर ली है? क्या इनकी फोरेंसिक करवा ली है? और क्या इनके जब चालान सबमिट किया है तो वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी साथ है और वो यूएसबी की सूरत में ये क्लिप्स साथ हैं? ये अभी देखना चाहिए। अगर नहीं है तो इनका भी फेट जो है वो इसी तरह निकलेगा जिस तरह पहले केसेस में उनका बरीयत की सूरत में निकला है। तो मैं नहीं समझ रहा कि कानून जो एविडेंस कलेक्ट करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इन केसेस में इतनी सीरियस हैं
कि उन्होंने एविडेंस इस लेवल पे कलेक्ट की हो जो कनेक्ट करती हो मुल्ज़मान को सजा देने के लिए। तो बिल्कुल ये मामलात कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे। शायद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो एक सेफ एग्जिट देना चाहती हैं और उसी पे ही काम हो रहा है। इस पे तो दिलचस्प होगा आगे जाके सोलंकी साहब क्या कहते हैं, मैं उनकी तरफ जरूर आपकी ये बात लेके जाऊंगी। अजमल जामी साहब, आपसे मैं अपनी रहनुमाई चाहती हूँ। जर्नलिस्टिकली ये जो आजकल हमारे लिए सूरत हाल है ये गैर मामूली है। एक सियासी लीडर जो एक जेल में है उनके हवाले से हम हर रोज टॉक शोज करते हैं उनके बयानात पे मबनी, लेकिन जो उनका बयान होता है वो हमारी तरफ डायरेक्टली नहीं आता बल्कि हमारे कुछ कॉलीग्स को, उन रिपोर्टर्स की तरफ से आता है जो इस बीच को कवर कर रहे हैं इस वक्त। सो आपकी नज़र में ये जो अब कल तक तासुर था कि मशरूत माफ़ी मांग ली, यही हेडलाइंस बनी, आज उस तासुर को ज़ायल करने की अडियाला से कोशिश की गई है, तो इन मामलात की खान साहब के बयानात की कवरेज किस तरह की जाए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि हम थोड़े लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी हो रहे हैं उनके बयानात को लेकर? देखिए, थैंक यू वेरी मच अफसा। सलाम आपके तमाम मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट को, बिलखुसूस सोलंकी साहब को मैं सुन रहा था। अर्ज़ यह है कि मेरे एंड पे थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू होगा, प्रोबेबली आपको आवाज़ मेरी आ रही होगी। मैं तो इस सारी सूरत हाल पे कुछ और कहना चाह रहा हूँ, कुछ और सोच रहा हूँ बेहसियत आम शहरी, बेहसियत एक छोटा सा सहाफ़ी। वो ये है कि जब से इमरान खान साहब ने ये बात करना शुरू की कल और आज कि जनाब अली अगर आप सीसीटीवी फुटेज के जरिए 9 मई में जो मुलव्विस पीटीआई के लोग हैं उनकी निशानदेही कर दें तो मैं ना सिर्फ उनको सजा दिलाने को तैयार हूँ, पार्टी से निकाल दूंगा, बल्कि मैं मुआफी भी मांग लेता हूँ उससे। मशरूत या मशरूत ये एक डिबेट अलग है। मसला ये है कि जब से उनकी ये स्टेटमेंट आई है सोशल मीडिया या मीडिया के ऑप्टिक्स के ऊपर क्या दो चीजें ज़ेरे बहस आ रही हैं। एक वो तबका है या वो तज्जिया निगार है या वो व्लॉगर्स हैं जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने घुटने टेक दिए। दूसरा वो तबका है जो ये कहता है कि जनाब डट के खड़ा है इमरान खान, उसने तो कोई माफी नहीं मांगी। तो क्या ये दोनों जो तबकात हैं, ये ओपिनियन मेकर्स के सेक्शंस हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये फ्लेयर अप नहीं कर रहे सूरत हाल को जो ऑलरेडी पॉलिटिकल एक डेड एंड पे है, डेड लॉक है, कोई आगे राह नहीं निकल रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। तो ये दोनों जो तबकात, ये दोनों जो ओपिनियंस हैं, ये एडिंग मोर टू द फ्यूल वाली कहानी है। चाहे वो इमरान खान साहब के लिए किया जा रहा हो या एंटी इमरान किया जा रहा हो, प्रो गवर्नमेंट किया जा रहा हो या एंटी गवर्नमेंट किया जा रहा हो, ये एक बड़ा बुनियादी मरकजी और कौमी अहमियत का मामला है जिसको हम 9 मई कहते हैं, साने 9 मई कहते हैं। कोई ऐसा शहरी, कोई ऐसा पाकिस्तानी, कोई सियासतदान, तजिया निगार नहीं होगा जो 9 मई की मजम्मत नहीं करता या ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उसमें मसला ये है कि 9 मई को तय किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल दिखाई दे रहा है। चाहे वो आप स्टेट का एलिमेंट ले लें, गवर्नमेंट का एलिमेंट ले लें या इमरान खान साहब का ले लें, दोनों की अपनी अपनी पोजीशन है, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन उसका आई थिंक ये बहुत ही बेहतर सोल्यूशन होगा कि अगर आप वाकईतन वो तमाम किरदार देखें। अगर इमरान खान साहब सीसीटीवी की सिर्फ बात करते हैं या दूसरे हमारे पैनलिस्ट शवाहिद की बात कर रहे थे, आईनी और कानूनी तकाजों की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ आईनी और कानूनी तकाजों में बड़ी पेचीदगियां, बड़ी उलझने हैं। 20-20 साल बाद जाके मुकदमा लगता है, पता चलता है वो बंदा जेल में मर चुका हुआ है। तो सरे दस्त जो सबसे अहम शय हो सकती है वो यही है कि इसका सोल्यूशन लेके आया जाए, क्योंकि ना पीटीआई 9 मई से बरी जिम्मा हो सकती है और ना कोई और सिस्टम बड़ा दिल करके उसे माफ कर सकता है। वजह एक ही है, अगर हसन नियाजी जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, अगर वो मिलिट्री यूनिफॉर्म ना लहरा रहे होते तो शायद खान साहब या पीटीआई की बात में वजन होता कि जनाब हमारे लोग तो थे ही। अब क्या उनके भांजे जो हैं वो बाहर खड़े होके कोई तफरीक कर रहे थे तो उनको हाथ में यूनिफॉर्म लग गया? ये बहुत बड़ा एविडेंस है जिसका कभी भी दिफा या जवाब पीटीआई फराहम नहीं कर पाती। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आनी चाहिए ताकि ये इल्म हो सके कि अंदर जो आग लगी, जो तोड़फोड़ हुई, उसमें कौन से चेहरे मुलव्विस हैं। तो हसन नियाजी 9 मई से जुड़ा जो सिलसिला है उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है एट द एंड ऑफ द पीटीआई कि हु मेड हिम टू गो देयर इफ दोज वर नॉट द पीटीआई वर्कर्स। तो वो खान साहब के अपने भांजे कैसे वहां तशरीफ ले गए और वो जो वहां पे हरकत कर रहे थे वो किसके कहने पे कर रहे थे? और बाकी जो लीडराने कराम थे, यास्मीन राशिद साहबा और दीगर हूँ, बड़ी काबिल एहतराम है, उनकी अपनी स्ट्रगल होगी, लेकिन ये लोगों के जो ऑडियो मैसेजेस थे, मुराद से सब के जो मैसेजेस थे, ये क्या पैगाम दे रहे थे पीटीआई के वर्कर को? तो उससे ना इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट दे के बरी जिम्मा हो सकते हैं
और ना मेरा ख्याल है आइन, कानून, अदलिया, हुकूमत या कोई और भी बरी जिम्मा हो सकता है ये क्या कि नहीं जी हमने देख लिया, आपने देख लिया, बस यही चार्जशीट है। नहीं, फिर चार्जशीट को, इल्जाम को फिर साबित भी करना होता है ताकि बात आगे बढ़े। ये 9 मई को तय किए बगैर आगे बढ़ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा किसी सूरत। ये हमें सुलंगी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद कि रुकावट फिर इसके अंदर है क्या। जैसा कि जामी साहब भी कह रहे हैं कि बरी ज़िम्मा तो खुद पीटीआई भी इन वाक़यात से जो 9 मई को हुए थे उनके पास भी कुछ जवाब हमें नहीं नज़र आता, और हम भी यही ऑब्जर्व करते हैं इन टॉक शोज़ में। एक शॉर्ट ब्रेक, जो गुफ्तगू यहाँ पे हुई इसको आगे बढ़ाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं, एक दफ़ा अडियाला से पैगाम आया कि मशरूत माफ़ी के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज उसकी वजाहत आई कि ये गलत तासुर मीडिया में दिया गया है। सुलंगी साहब ये फरमाइएगा, अब जो पहले हम पाशा साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि तमाम मामलात को इस तरीके से सबूत सामने रख कर लीगली आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, या फिर उन्होंने कहा कि कोई कुव्वतें ऐसी हैं जो सेफ एग्जिट के लिए कुछ रास्ता छोड़ना चाहती हैं। आप समझते हैं कि ऐसी भी कोई ऑप्शन मौजूद है पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए, सेफ एग्जिट की एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इस पर कोई क्यास आराई तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है इस वाक़े को, और अभी तक कितने लोगों को सजा हुई है। अच्छा जी, जो फौजी अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं उसका तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई हुई है फौजी अदालतों पर कि जी आप फैसले नहीं सुना सकते, तो इसका मतलब है कि केस चला सकते हैं, और कुछ लोगों के केस चले भी हैं जो हमें मालूमात मिली है, लेकिन उसके फैसले नहीं आ रहे। लेकिन ये मुकदमात सिर्फ फौजी अदालतों के तो नहीं है, बहुत सारे मुकदमात जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वहां भी हैं, वहां से भी किसी को सजा नहीं हुई। अभी जो आलिया हमजा को छोड़ा है या जमानतें जिन लोगों की हुई है वो इस बुनियाद पर नहीं हुई कि ये लोग इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो मुकदमात चल रहे हैं लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। तो ये मामला हमारे निज़ाम अदल का भी है, और हमारी जो प्रोसिक्यूशन जिसकी मिसाल पाशा साहब ने दी उसका भी है कि आप ये देखें कि अभी पिछले हफ्ते बरतानिया में क्या हुआ है और कितने दिन के अंदर वहां की अदलिया ने, प्रोसिक्यूशन ने मिलकर उनको सजाएं दे दी। उन्होंने किसी का सर कलम नहीं किया, न किसी को फांसी की सजा दी है, किसी को 20 माह की सजा हुई है, किसी को 1-2 साल की हुई है। लेकिन जो जराइम की जो रोकथाम है, जो डिटरेंस है, वो सजा की संगीनी से नहीं बल्कि सजा के यकीनी होने से होती है। तो उन्होंने अपने निज़ाम अदल को इस तरह का बनाया है कि आप इसमें देर नहीं लगती। अब साइफर का जिक्र किया, दूसरी चीजों का जिक्र किया। अब साइफर के हवाले से किसको नहीं मालूम कि 27 मार्च को उन्होंने एक कागज लहराया था, किसको नहीं मालूम कि इंटरसेप्ट में वही केबल छपी, किसको नहीं मालूम कि उन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा था कि हाँ मेरे पास था लेकिन वो गायब हो गया, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ गायब हो गया। किसको नहीं मालूम कि जी वो जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या बयान दिया। लेकिन उसके बावजूद अदालतों में वो अदालत का अपना एक निज़ाम होता है, मीडिया का अपना निज़ाम है। हमने जो अदालत लगाई हुई है उसकी हमारी नज़र में जो बंदा मुजरिम है, अदालतें अगर उसको मुजरिम नहीं करार देती तो आप क्या कर लेंगे। तो ये पूछना तो खुद सुप्रीम कोर्ट से भी चाहिए कि आपके पास और बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें आप फौरन फैसला देते हैं, मुख्तसर फैसला देते हैं, तो इस पर फैसला किसने देना है फौजी अदालतों के हवाले से। इसी तरह से जैसे अभी जो पिछले दिनों उन्होंने जो 80 के करीब अरकान असेंबली को कहा कि जी ये अब सुन्नी इत्तेहाद में नहीं पीटीआई में चले जाएंगे, और उस पर जो नजरसानी अपील हुई तो उन्होंने वेकेशन पे चले गए। अब ये इससे ज्यादा अहम कौन सा केस हो सकता है जो कि मुल्क की आईनी हुकूमत का किरदार तय करता है। इसके नतीजे में मुमकिन तौर पर यह हुकूमत जा भी सकती है, कोई और भी आ सकती है। ये कौम की तकदीर के मामलात हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मामला निज़ाम अदल का भी है। लेकिन आखिरी जो बात आपने की
कि ये क्या बात है कि जी उनके बयानात बराह रास्त नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके बयानात हर रोज चलते हैं, मीडिया पे चलते हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं। कुछ और लीडर्स भी थे जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड थे, नवाज शरीफ, बेनजीर, जरदारी, वो जब जेल में थे उनके कितने बयानात चलते, उनकी कितनी ये ऐसा ही है जी सोलंकी साहब। और मुझे लगा आप कहेंगे कि उनको शुक्र करना चाहिए कि उनके बयानात बराह रास्त नहीं चलते, क्योंकि इसमें डिनाइल करने की गुंजाइश खत्म हो जाती, क्योंकि अभी तो ये कह दिया जाता है मीडिया ने सियाको सबाक से हट के पेश किया। पाशा साहब, इलेक्शन कमीशन ने भी अपील किया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अदलिया और पार्लियामान के दरमियान, उस पर मैं आना चाहूंगी, लेकिन एक कमेंट मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक जवाब ये दिया जाता है कि अगर वहां पर ट्रायल चलता तो अब तक ये मामला वाजे हो चुका होता, सजाएं भी हो चुकी होती और जो जिन का कोई कसूर नहीं था वो रिहा भी हो चुके होते। लेकिन दूसरा एक बड़ा कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और इसके अलावा वो एक मुखालफत रखते हैं, वो कहते हैं सिविलियंस का नहीं होना चाहिए ट्रायल। आज बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी ताज़ियती रेफरेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि जो सिविलियंस हैं उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हम मुस्तरद करते हैं, तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। सो आप समझते हैं कि ये अगर सिविलियन कोर्ट्स में ही इनका ट्रायल होता, 1.5 साल पुरानी ये बात है, तो वो एक जो मोमेंटम उस वक्त बना हुआ था, तब हम जो मिसाल लंदन राइट्स की देते हैं कि वहां पे इंसाफ हुआ, उस तर्ज के ऊपर कोई इंसाफ हो सकता था और आज हम इस पोजीशन में ना होते? देखिए, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का डे 1 से ये स्टैंड रहा है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। आईनी तौर पे ये मैं समझता हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी है, और हमने बारहा इस बात को एजिटेट भी किया कि जब आपने एक रेगुलर कोर्ट्स और रेगुलर जो जुडिशल सिस्टम है उसके साथ साथ एक एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कोर्ट स्पेशल बनाई हुई हैं और वहाँ पे एक उन जजेस को बिठाया हुआ है जिनको सिर्फ एंटी टेररिस्ट केसेस की समाअत करनी है, तो वहां पे क्यों नहीं हो रही? देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पे मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के आप सजा और जजा की बात कर सकते हैं और एविडेंस, जिस तरह हमारे मोहतरम सोलंकी साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पब्लिकली उन्होंने साइफर लहराया, साथ ये भी कहा कि यस मुझसे गुम हो गया है। ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को भी साबित करने के लिए एविडेंस रिक्वायर्ड है। मैं सोलंकी साहब लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ का प्रोसीजर है उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर एक जज को जाती नॉलेज भी है कि ये वकूआ फलां ने किया और इस तरह हुआ है, तो वो फिर भी उस एविडेंस का जो कि उस फाइल के अंदर मौजूद है उसको देखने, उसको परखने, उसको जांचने और उस पे फिर रूलिंग देने का पाबंद है। वो अपनी फाइल से बाहर नहीं जा सकता। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि ये जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ से जो हम फर्ज जुर्म आयद करते हैं, इसके बजाय ये सारी चीजें उस एक फाइल में लेकर आए जिसको चालान कहते हैं, 173 की रिपोर्ट कहते हैं, उस रिपोर्ट के साथ ये एविडेंस सारी लगी होनी चाहिए विद फोरेंसिक रिपोर्ट। आजकल पूरी दुनिया में जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज की जो रिपोर्ट है उनको ऑथेंटिसिटी हासिल है और उनकी बुनियाद पे सजा और जजा हो रही है, तो वो चीजें, वो एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली इन केसेस में नहीं की गई। और मुझे लग रहा है कि इनकी फेट भी ऐसे ही होनी है जो साइफर केस की हुई है। मैं एक और अपनी बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करता हूं कि जब बानी पीटीआई पे इतने ज्यादा केसेस बन गए, किसी प्रोग्राम में मुझसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कौन से केसेस, तो स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ मैंने ये कहा था साइफर केस इनके लिए सबसे खतरनाक है, फिर जो 190 मिलियन पाउंड वाला है ये खतरनाक है, और तीसरा घड़ी वाला। इन तीनों केसेस के अलावा बाकी सारे केस ऐसे ही हैं, उड़ जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि 2 केस तो उड़ गए हैं, अब एक केस पेंडिंग है और आप देख रहे हैं कि इस केस में जो ट्रायल है वो किस रफ्तार से चल रहा है और कैसे चल रहा है। शायद प्रोसिक्यूटर्स को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये समझ आ गई है कि जो जल्दबाजी हमने उन 3 केसेस में की है वो ना करें और तरीके के साथ चलाएं जिस तरह अब चला रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है शायद इसमें कुछ और रिजल्ट आए। बहरहाल हम जो जजेस जो साहिबान होते हैं वो अपनी फाइल के बाहर ना जा सकते हैं और ना उनको जाना चाहिए। ये लॉ ऑफ लैंड है। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदी। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जामी साहब बात की, मैं उस तरफ आना चाहूंगी। 1 पेज की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, बड़े मुश्किल अल्फाज का चुनाव। उन्होंने कहा हुकूमत, आईनी इदारे, सिपा सालार यकजान दो कालिब की तरह यकसू हैं। 1 पेज इन हालात में पाकिस्तान में सिविल अस्करी ताल्लुकात का बेहतरीन होना यकीनन बहुत हौसला अफजा बात है, लेकिन माजी में PTI जब ये कहा करती थी तो बहुत ही तंज भरे जो है उनको जवाब मिला करते थे। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं जामी साहब कि क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब महसूस कर रहे हैं कि वो इतना तफसीली तौर पे इसके ऊपर तबसरा करें और इस बात को बावर करवाएं कि 1 पेज बरकरार है? शहबाज शरीफ साहब इनफरादी तौर पे अगर देखा जाए तो जब वो अपोजिशन लीडर भी थे अपनी पार्टी में, सिर्फ एक इंडिविजुअली उनको अगर देखा जाए उनकी शख्सियत को, तो बतौर अपोजिशन लीडर भी उनके 1 पेज के हवाले से तो शिकवा किसी को नहीं था। एक तासुर यही था कि वो बड़ी एक्सेप्टेबल शख्सियत हैं। उनको आज बतौर प्राइम मिनिस्टर इस बात पे जोर क्यों देना पड़ रहा है? मेरा ख्याल है आपने खुद ही इसकी वजाहत कर दी है अफसा कि मियां शहबाज शरीफ साहब जब से सियासत में, इनका पेज हमेशा अच्छा रहा है। इनको बड़ी पसंद और कदर की निगाह से देखा गया है। इनको अपने पेज की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे कान तब खड़े हुए जब बेहसियत वजीर आजम उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ी। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें इस मौके पर ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ी है। और जो स्टेटमेंट का करक्स है, बड़ी अच्छी बात है जी, अगर 1 पेज पे हैं, बहुत उम्दा बात है। ये कौम के लिए, मुल्क के लिए, सियासत के लिए बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि अगर एक पेज पे हैं। यही बात इमरान खान साहब भी किया करते थे और उनके जो वजीर हुआ करते थे वो इस एक पेज को 10-15 साल के लिए फिक्स देखा करते थे। तो वो पेज फिर हवा हुआ, फट गया, वो आपके सामने है। मसला ये होता है कि जब मियां साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई, शाहिद खाकान अब्बासी आए, इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब की सरकार आई, तो इस सारी ट्रांजिशन में कोई लंबी चौड़ी हिसाब किताब और ज्यादा वक्त नहीं लगा। तो खींचातानी, कोई इनकलाब, कुछ शोर, कुछ शराबा, कोई 9 मई नहीं हुआ। अब मसला सिर्फ ये हुआ पड़ा है कि जब से ये 1.5-2 से जो खान साहब की पोजीशन है या उसके बाद 9 मई बीच में आ गया, ये लंबा हो चुका है। इसमें ना कोई आइस मेल्ट हो रही है, ना कोई मीनिंगफुल डायलॉग की जानिब जाया जा रहा है। और खान साहब के एंड पे अगर आप बात कर लें तो वो भी पॉलिटिकल फोर्सेस से एंगेजमेंट की बजाय कहीं और एंगेजमेंट चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है इस मुल्क के साथ, वो यही इन 2 नुक्तों के ऊपर बनी हुई है। गवर्नमेंट में जो भी आता है वो एक पेज पे होके आता है, अदरवाइज नहीं आया जाता, क्योंकि मकबूलियत अपनी जगह होती है, यहाँ कबूलियत का भी एक पैमाना है और उसके बगैर आप मकबूलियत को इक़्तिदार की सनत तक नहीं पहुंचा सकते, मसनद तक नहीं पहुंचा सकते। सबसे बड़ा अलमिया 9 मई के अलावा अभी जो है वो ये है कि ना हुकूमत वक्त, और मेरा ख्याल था कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने हैं, पीपल्स पार्टी मुफाहमत के लिए जानी जाती है, बातचीत के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए जानी जाती है, लेकिन उनके एंड से ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट तो कुछ स्टेटमेंट्स आ जाती है, नैयत बुखारी हूँ या उससे पहले कुछ और रहनुमा हूँ, राजा परवेज साहब जो कह रहे थे कि अडियाला के दरवाजे खोल दिए जाएं, लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द एस्टेब्लिशमेंट आती है या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आती है तो उनकी वो जो तरकीब है या ख्वाहिश है वो भी दम तोड़ जाती है। इसका मतलब है वो भी उतने एम्पावर्ड शायद नहीं है, डिस्पाइट होल्डिंग प्रीटी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे उनके पास हैं। काश कि ये इमरान खान साहब कहीं और देखने की बजाय सियासतदानों से इंगेज होते, और काश के जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, बशमूल पीपल्स पार्टी जिनसे मुझे उम्मीद थी, ये कुरान निकालते कि मिल बैठ के कोई रास्ता निकला जाए इस डेडलॉक से। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं डेडलॉक नहीं है, मुल्क बिल्कुल ठीक है, 1 पेज पे है, सियासत भी ठीक है, इकोनॉमी भी ठीक है, मेरा ख्याल है गलतफहमी का शिकार है। ये जो तनाव और ये जो डेडलॉक किसी कैफियत है उसकी वजह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर पाया जाता है। आवाम से जाके आप बात करके देख लें, और उसका असर हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे भी दिख रहा है कि इक़्तिसादी तौर पर भी हमारे इशारे दुरुस्त नहीं जा रहे। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगे। और जो एक यहाँ पे पोलराइजेशन या तफरीक का पहलू आ गया सोशल फैब्रिक में, वो भी एक नई शय है। तो उसके साथ अब डिजिटल के मामला, जो डिजिटल मीडिया के वो भी तशवीश का बायस है हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इन सब से निकलने का तरीका ये तो नहीं है कि फरीकैन अपनी अपनी पोजीशन पर हरदर्मी से खड़े हो जाएं और राह निकालने की कोशिश ना करें। राह निकलनी थी अगर कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती, जिसके लिए मैं बैक वक्त ना सिर्फ गवर्नमेंट इन पावर को, बशमूल पीपल्स पार्टी को, बल्कि पीटीआई को भी जिम्मेदार करार दूंगा कि ये लोग अपना अपना पेज तो दुरुस्त करना चाहते हैं। ये कहते हैं गवर्नमेंट कि हमारा पेज ठीक है, एक पेज पे है, वो कहते हैं मैंने बात करनी है तो उनसे जहां से एक पेज मिलता है। तो यार ये तो फिर सियासत के पैमाने नहीं है।
प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें सोलंकी साहब आपके लिए पाइल अप हो गए हैं, बहुत सारे सवालात, लेकिन पहले इस पे आप प्लीज़ अपना तबसरा कीजिएगा। इनसिक्योरिटी आपको नून लीग के हुकूमती हलकों के अंदर नज़र आ रही है? मियाँ जावेद साहब ने जो आज गुफ्तगू की वो भी तंज कर रहे हैं कि ये ताकतवर जो हल्के हैं पाकिस्तान में, ये आलमी कुव्वतों के दबाव में आके ऐसी को बात करेंगे तो नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए। और दूसरी तरफ से खान साहब का आज का जो बयान हम शेयर कर रहे थे, उसमें एक हिस्से में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत में बैठे हुए लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को कि इनके पास बहुत कम वक्त है, तकरीबन 2 महीने से इनके पास जो है मुश्किल से हैं। सो ये इन बातों में कोई हकीकत है? ये चहमगोइयाँ इस्लामाबाद में वैसे भी हो रही थी। सो एक इनसिक्योरिटी का माहौल आपको नजर आता है नून लीग के हलकों में? मुझे नहीं मालूम कि अडियाला में बैठकर जो खान साहब हैं उनकी जो सियासी बसीरत है वो कितनी है कि वो हुकूमत की जो उम्र है उसका तयन करें कि वो 2 महीने है या 2.5 महीने है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि खुद इमरान खान साहब की जो किस्मत का फैसला है उसमें उनके पास 2 महीने हैं या उससे भी कम है। ये तो आने वाले जो हफ्ते और दिन हैं वही बताएंगे। लेकिन जो तातुल की या डेडलॉक की जो बात हो रही है कि इसमें कौन जिम्मेदार है, जामी ने आपको बताया कि मफाहमत के कुछ बयानात पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, नाम लिए उन्होंने राजा परवेज अशरफ के और कुछ और रहनुमाओं के। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि खान साहब जेल में बैठ के कहते हैं कि ये तो चोर डकैत और लुटेरे हैं और ये तो इन्होंने मेरा मैंडेट चुराया है, इनसे तो मेरी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो फिर उनके दरवाजे जो है वो खुद ही एक तरह से बंद कर देते हैं। जो भी कोई मफाहमत की बात करता है वो उनके तमाम लोग कहते हैं कि जी बात जो होगी वो तो सिर्फ फौजी स्टैब्लिशमेंट से होगी, और वो करना चाहे तो करें, ना करें, करना चाहे तो ना करें, लेकिन मैंने इन लोगों के साथ बात नहीं करूंगा। वो अभी 2 दिन पहले कह चुके हैं कि मैं अगर इनसे बात करूं तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। ये खान साहब ने फरमाया है। आप जरा उनके बयानात उठाकर देख लें। सर मैं वैसे सोलंकी साहब नहीं चाहती आप इस पे बात करें कि आपको ये इनसिक्योरिटी नजर आती है कि जो इतनी कंसिस्टेंट पीटीआई और खान साहब रहे कि इनसे तो हमने बात नहीं करनी, लेकिन हमने बात वहीं पे करनी है जहां ताकत है, तो कहीं सुनवाई उनकी अब वहां ना होने जा रही हो जहां पर सबके ख्याल में ताकत है? देखिए, जो उनका लबो लहजा है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और जो उनकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जिस तरह के रकीक हमले कर रहे हैं, तो कोई फातरुल अकल आदमी होगा जो ये समझे कि जी अब जो है वो इनकी ब्लैकमेलिंग और गालम गलोच ब्रिगेड के दबाव में आकर एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ गुफ्तगू करेगी। मुझे उसके इम्कानात सिफर लगते हैं, सिफर से ज्यादा इसके कोई इम्कानात मेरी नजर में नहीं है। बहुत बहुत हसन रजा पाशा साहब, मुर्तजा सोलंकी साहब और अजमल जामी साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए, आपने उनका तज्जिया मुलाहिजा किया। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।